हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवर अगेन। और हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फोर्थ टॉपिक है, दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। उसमें हमने स्टार्ट किया था कल, इम्पॉर्टेंट देखा था कि हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स और मिक्सचर का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। ये क्वेश्चंस आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ही आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ आप क्लासिफिकेशन भी कर पाएंगे अलग अलग सब्सटेंसेस का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि जैसे बहुत सारी अगर आप बॉटल्स देखें मेडिसिन कैबिनेट में, तो उसमें माइल्ड डिसइंफेक्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो माइल्ड डिसइंफेक्टेंट है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलकर बनता है। दूसरा बनता है H2O। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जो माइल्ड डिसइंफेक्टेंट होता है जो मेडिसिन बॉटल्स में हमको मिलता है, तो किस चीज़ों से मिलकर बनता है, तो पहला है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा है वाटर। तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना होगा, तो 3% उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है और दूसरा होता है 97% वाटर, 97% वाटर। ठीक है, तो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और H2O से मिल करके माइल्ड डिसइंफेक्टेंट बना। तो अगर आपको क्लासिफाई करना है कि ये माइल्ड डिसइंफेक्टेंट ये दोनों मिलके जो बना ये पूरा, और साथ ही हाइड्रोजन परऑक्साइड अलोन और हाइड्रोजन, इन तीनों में से अगर आपको क्लासिफाई करना है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को, तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि हमको पता है, पहला अगर क्वेश्चन देखें लिक्विड डिसइंफेक्टेंट क्या है, तो हमको पता है लिक्विड डिसइंफेक्टेंट मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है, क्योंकि दो चीज़ों से मिलकर बना है ना, दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना है, जैसे इस हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर। इसीलिए ये इसका जो कंपोजिशन होगा वो वेरिएबल होगा, और वेरिएबल कंपोजिशन वाला हमेशा क्या होता है, मिक्सचर या मिश्रण, जिसमें दो या दो से अधिक जो तत्व हैं वो मिलेंगे, और मिलने के साथ ही उनका जो भी कंपोजिशन होगा वो फिक्स्ड नहीं होता है, या अनुपात फिक्स्ड नहीं होता है। सेकंड देख लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको पता है हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बना है, दो एटम्स हाइड्रोजन के मिले और दो ऑक्सीजन के मिले। ठीक है, तो ये दोनों क्या मिल रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं, वो भी फिक्स्ड कंपोजिशन में, तो ये क्या होगा, कंपाउंड। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड पूरा था, इसमें अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन क्या है, इसको आप सिंगल सिंबल से बता सकते हैं, सिंगल सिंबल से बता सकते हैं, मतलब ये क्या हुआ, एलिमेंट। तो लिक्विड डिसइंफेक्टेंट क्या हुआ, मिक्सचर। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हुआ, कंपाउंड। और हाइड्रोजन क्या हुआ, तो हाइड्रोजन हुआ एलिमेंट। इसी तरीके से आप दूसरी चीज़ों को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लेबल देखें डबल एक्टिंग बेकिंग सोडा का, तो उसमें हमको कॉर्न स्टार्च लिखा हुआ मिलता है, साथ ही बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन लिखा रहता है जिसमें भी बीच में, जैसे NaHCO3। ठीक है, इसमें बीच में H मिल रहा है तो इसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो डबल एक्टिंग बेकिंग सोडा में अगर किसी बॉटल पे लेबल लगा है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कॉर्न स्टार्च, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, साथ ही सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट और एसिड फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो आपको ये जो भी मिक्सचर मिला, इसको अगर क्लासिफाई करना है प्योर सब्सटेंस में, मिक्सचर या कंपाउंड या एलिमेंट में, तो कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी देखा कैल्शियम, कैल्शियम को आप सिंगल जो सिंबल है Ca2+, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंगल सिंबल से लिख रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, एलिमेंट। साथ ही कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये फिक्स्ड रेशियो में मिल रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर फिक्स्ड रेशियो में मिल रहे हैं। साथ ही डबल एक्टिंग बेकिंग सोडा, तो डबल एक्टिंग बेकिंग सोडा में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने देखा सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, साथ ही कॉर्न स्टार्च, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा मिल गया और साथ ही कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिला। तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। अब देखिए अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। अगर हम देखें तो परसेंटेज में अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और वाटर दोनों को आप एज डिसइंफेक्टेंट में एज कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसमें जो डिसइंफेक्टेंट बनेगा उसमें दोनों की मात्राएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जो कंपाउंड बनाए हैं वाटर, उसमें जो कंपोजिशन रहती है हमेशा सेम रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स जो कंपाउंड होते हैं उसमें हमेशा क्या होगा, सिमिलर जो कंपोजिशन है वो होता है और सेम प्रपोर्शन में वो प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एक स्पेशल काइंड ऑफ अट्रैक्शन होता है उन दो एटम्स के बीच में, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और नेचर ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही एटम्स जो है वो कंबाइन होंगे एक निश्चित रेशियो में या अनुपात में, इसलिए कंपाउंड हमको मिलता है और कंपाउंड्स में हमको हमेशा कांस्टेंट कंपोजिशन मिलती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं इक्वल एंड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले अगर आप कंसिडर करें तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, जिसको हम कॉमनली लैब्स में यूज़ करते हैं। लैब्स में यूज़ होने के साथ साथ ये अगर इसको हम डाइल्यूट करें, मतलब अगर वाटर में एसिड को ऐड करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा हमेशा वाटर में हम एसिड को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर एसिड में अगर वाटर ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में जो ब्लास्ट हो सकता है या विस्फोट होने की कंडीशन बनती है। तो इसलिए जैसे ही आप एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, उस कंडीशन में एक मिक्सचर बनेगा जो कि डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो इस मिक्सचर को आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है, साथ ही जो स्विमिंग पूल्स होता है उनके वाटर को ट्रीट करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हाइड्रोजन एटम है, वो दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे थे और इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शेयरिंग हो रही थी दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में इक्वली। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इक्वली शेयर हुए बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। और इसको हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो क्लाउड है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के आसपास में हमको देखने को मिलेगा। और ये जो शेयरिंग है वो क्या बनाती है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। तो याद रखिएगा सिमिलर टाइप को ऑफ एटम्स जब मिलेंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो बॉन्ड है, जो एटम्स है, अलग अलग एटम्स मतलब एक ही टाइप के एटम्स हैं, उनको अच्छी तरीके से होल्ड करने का, तो सिमिलर टाइप के जो एटम होंगे उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है एक एटम है दूसरे एटम के साथ होल्ड करने में काम में आएगा। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन में होता है। लेकिन जो सेकेंड अगर कोवेलेंट बॉन्ड हम देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच में, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन हमको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें डिफरेंस क्या आता है। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो इक्वली शेयर नहीं होता है। कारण ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर नेगेटिवली चार्ज जो एटम है क्लोरीन उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे देन हाइड्रोजन एटम। इसीलिए नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा, जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ में, क्लोरीन की तरफ में। और इसी तरीके से क्लोरीन जो है उसमें एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे जिसको हम शो करेंगे डेल माइनस से। वैसे ही हाइड्रोजन एटम है उसमें एक पॉजिटिव पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल प्लस से। तो ये जो डेल्टा है वो पार्शियल और फंक्शनल या फ्रैक्शनल चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए काम हो रहा है कि पार्शियली कोई चार्ज डेवलप होना उसको हम डेल्टा से शो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वली शेयर होंगे तो उसको हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम जो होगा वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का होगा और दूसरा एटम जो होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज का होगा। अब हमने देख लिया कि कैसे जो पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं अगर दो एटम के बीच में एक एटम जो है मोर नेगेटिवली चार्ज होता है। उसी तरीके से अगर आप देखें, अगर किसी जो एटम है उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। समटाइम्स जो बॉन्ड रहता है इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट या उस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जिसमें जो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए NaCl का, क्लोरीन एटम जो होगा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा देन द सोडियम एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? सोडियम एटम से क्लोरीन एटम की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है और एक जो एटम है अनचार्ज एटम से दूसरे अनचार्ज एटम के तरफ में, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और साथ ही और जो प्रोटॉन्स हैं वह ज़्यादा हो गए, इसलिए उस जो एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही जो सेकंड और इसी तरीके से वो क्या बन जाता है? कैटायन। याद रखिएगा, पहली चीज़, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कम हो गई लेकिन प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो एज इट इज़ रह गया, मतलब एक ज़्यादा हो गया, एक या एक से ज़्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में वो एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है उसको हम कहते हैं कैटायन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखिए, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया? कैटायन। साथ ही इसमें प्रोटॉन्स की संख्या तो 11 ही रह गई और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10, तो इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया। देखिए इसमें देखिए 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसने लूज़ किया तो 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए प्लस चार्ज आ गया। सिमिलरली क्लोरीन में देखिए 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, इसलिए माइनस चार्ज आ गया। तो एटम्स एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कैटायंस जब आप देखें, जैसे कि सोडियम में देखेंगे तो Na+, कैल्शियम में देखेंगे Ca2+, और एल्यूमिनियम में देखेंगे तो 3+। इस तरीके से 1, 2, 3 ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। वैसे ही एनायंस में -1, -2, -3 ऐसे चार्ज हो सकते हैं। क्योंकि जो पार्टिकल्स है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए अट्रैक्शन कैटायन एनायन के बीच में देखने को मिलता है और इसी अट्रैक्शन के कारण से आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो हमने दो तरीके के बॉन्ड देख लिए, कोवलेंट बॉन्ड देखा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बन रहा था, साथ ही दूसरा क्या देखा, और हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में भी बन रहा था लेकिन उस केस में पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे थे, और तीसरा हमने देखा आयनिक बॉन्ड। चलिए इसको फिर पिक्चर्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि सोडियम मेटल है एंड देन क्लोरीन गैस, ठीक है। तो सोडियम जो मेटेलिक एलिमेंट है उसकी टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और Na+ हो जाएगा। साथ ही क्लोरीन जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लार्ज हो जाएगा, देखिए साइज़ में। तो इस तरीके से सोडियम बना कैटायन, क्लोरीन बना एनायन और आयनिक बॉन्ड बना, और ये आयनिक बॉन्ड क्या बता रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन। तो ये समरी हो गई आपकी कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के। अभी देखते हैं कि जैसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी होगा। जैसे मैंने इक्वल और अनइक्वल शेयरिंग बताई थी, इक्वल शेयरिंग में क्या बनेगा? तो इक्वल शेयरिंग में आपका बनेगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर इसलिए बना क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी आपको नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है और दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी जो साइज़ है वो इक्वल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? इक्वल शेयरिंग में बनेगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वैसे ही पोलर कोवलेंट बॉन्ड अगर आपको देखना है, तो इसमें क्या होगा?
पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, जिसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो डेल्टा प्लस से हम शो करेंगे, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा या जिसकी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे उसको हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे, डेल्टा माइनस। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है अनइक्वल। ठीक, फिर इसमें हमने थर्ड जो देखा वो देखा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा कि जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वो देखने को मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। एक एटम लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएगा, कैटायन, और एक एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएगा, एनायन। और जिसके तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है पॉजिटिव चार्ज उसको मिल जाएगा, और जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन आया है उसको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज है। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। अब आपको पता लगाना है कि बॉन्ड का टाइप क्या है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट मेजर रूल्स है जो अगर आपको पता लगाना है कि दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है तो उसमें आपको मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो थंब रूल है, इसको याद रखिएगा। सिंपलेस्ट वे है अगर आपको पता करना है कि दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो याद रखिएगा दो नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होगा। वैसे ही अगर एक मेटल एटम हो और दूसरा नॉन मेटल एटम हो तो उस कंडीशन में हमेशा क्या मिलेगा, आयनिक बॉन्ड। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एटम के बीच में अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, अगर सिंपल गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे। तो सारे नॉन मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। और एक्सेप्शन इसमें अदरवाइज़ पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, जिसमें पार्शियल जो नेगेटिव चार्ज है वो डेवलप हो जाता है। साथ ही सेकंड देखेंगे तो सारे जो मेटल्स और नॉन मेटल मिलकर के बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो नॉन मेटल के बीच में क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बना, तो आयनिक बॉन्ड। ये थंब रूल याद रखिएगा।